अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पिछले लेक्चर में जमात 11 12वीं से हमने निसाबी खाका नंबर 1 मंटो मेरा दोस्त मेरा दुश्मन ये देखा था। वो मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इसकी कुछ सरगर्मियाँ मुकम्मल करनी हैं, इंशाल्लाह मिलकर मुकम्मल करते हैं। तो आइए हम पहुँचते हैं मंटो मेरा दोस्त मेरा दुश्मन। मंटो मेरा दोस्त मेरा दुश्मन असमत चुगताई का लिखा हुआ ये खाका है। तो आइए हम इस खाके के मशक़ी सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं, निसाबी सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें किस तरह की सरगर्मियाँ हमें हल करने के लिए दी गई हैं। सबसे पहले तो आपको मानी व इशारात की तरफ बढ़ना है। ये आपको याद करना है, पढ़ना है, तहरीर करना है। उसके बाद आपको चंद खाके दिए गए हैं, जैसे कि असमत चुगताई जिनकी तारीख़ पैदाइश लिखना है। आप जान पहचान के हवाले से लिख सकते हो, मकाम पैदाइश, तारीख़ वफ़ात और मुलाज़मत वग़ैरह। इसी के साथ असमत चुगताई के नावल, इसको भी आप जान पहचान की मदद से मौजू लफ्ज़ तलाश करके लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ के देखते हैं कि जान पहचान ही की मदद से शबकी खाका आपको मुकम्मल करना है, जिसमें दिया गया है सादत हसन मिंटो के बारे में। हम जान पहचान में देखते हैं दो हिस्से अलग अलग है, एक तरफ असमत चुगताई के बारे में दिया गया है और दूसरी तरफ सादत हसन मिंटो के बारे में। तो यहाँ पर अब हमको सादत हसन मिंटो की तारीख़ पैदाइश, उनकी मकाम पैदाइश, उनकी तारीख़ वफ़ात और मकाम वफ़ात, इनके बारे में जान पहचान के हवाले से लिखना होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, घर काम है, आप मुकम्मल कीजिएगा। इसके बाद है मिंटो की तसानिफ। जिस तरह से हमने यहाँ असमत आपा के असमत चुगताई के नावल देखे हैं, उसी तरह से हमने मिंटो के तसानिफ भी जान पहचान के ज़रिए मौजू लफ्ज़ तलाश करके शबकी खाके को मुकम्मल करना है। यहाँ तक आपके समझ आ गया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी सरगर्मी की तरफ। दूसरी सरगर्मी है यहाँ पर हिदायत के मुताबिक दर्ज झैल सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। सबसे पहले है मिंटो के फ्लैट की हालत के बारे में आपको बताना है। मिंटो का फ्लैट किस तरह का था ये आपको बताना होगा। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने ज़बानी बताती चलूँ, आपको अहम नुकात समझते हुए ख़ुद लिखना होगा अपने अल्फाज में, अपनी तहरीर में, कि खाका निगार असमत चुगताई अपने शौहर शाहिद लतीफ़ के साथ, हमने शुरुआत में देखा था शाहिद उनके साथ आए थे और असमत आपा जो है घबरा भी रही थी, क्योंकि वो मिंटो से पहली मर्तबा मिलने जा रही थी और मिंटो के हवाले से बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए वो वापस जाना चाहती। तो उनके शौहर यानी शाहिद साहब ने कहा था कि मिंटो हर शाम घर पर ही होता है। तो मुलाकात के लिए अडल्फी चैम्बर, जो कि बिल्डिंग का नाम है, वहाँ पहुँची थी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो तज़ब्ज़ुब में मुब्तला थी, यानी कि बेकरार थी, बेचैन थी, परेशानी का शिकार थी, क्योंकि वो जिस शख्स का सामना करने जा रही थी वो तो उनके लिए बिल्कुल नया बंदा था, लेकिन अदबी दुनिया का मुनफरद व मुमताज़ फ़र्द भी था। अदबी दुनिया से उस बंदे का गहरा रिश्ता था। बहरहाल जैसे तैसे मिंटो के फ्लैट तक वो पहुँचे। दरवाजे को नीम वा पाया। नीम वा के माने होते हैं अध खुला हुआ, आधा खुला हुआ दरवाज़ा था। वहाँ जैसे ही वो पहुँचे तो असमत चुगताई ने फ्लैट की हालत के बारे में जो बातें बताई वो आपको इस सवाल के जवाब की नोयत में लिखना है। उन्होंने बताया कि ड्राइंग रूम नुमा वही एक रूम सब कुछ था। एक ड्राइंग रूम क्या, बेडरूम भी वही था। कमरे में एक कोने में सोफ़ा सेट था, दूसरी तरफ एक बड़ा सा सफ़ेद और साफ़ पलंग पड़ा हुआ था। खिड़की से लगकर एक मेज़ थी जिस पर किताबें और दिगर ढेर सारी चीज़ें लदी हुई थी और मेज़ के सामने एक बड़ी सी कुर्सी थी। पहली नज़र में उन्होंने मिंटो को इसी कुर्सी पर बैठा हुआ पाया था और मिंटो के बैठने का अंदाज़ भी आपने किताब में पढ़ा है, निसाब में, खाके में, कि वो किस तरह से दोनों पैर ऊपर लेकर के उकड़ू बैठा हुआ था और मिंटो मकोड़े की शक्ल का इंसान नज़र आ रहा था। ये आपको वजाहत देनी है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, मुसन्निफ़ा के ज़रिए बयान किया गया मिंटो का सरापा तहरीर कीजिए। सरापा यानी अब उसके खदो खाल को बयान करना होगा, मिंटो के शख्सियत को बयान करना होगा जो ज़ाहिरी है। तो हम देखते हैं अगले सवाल के एतबार से कि मिंटो की शख्सियत पर लिखे गए असमत चुगताई के खाके से मालूम होता है कि दोनों के ताल्लुकात इब्तिदाई 1-2 मुलाकातों में ही बेतकल्लुफ़ हो चुके थे। क्योंकि हमने जब निसाब में पढ़ा, खाके में पढ़ा, तो अंदाज़ा ये हुआ कि असमत जिस मिजाज की थी, जो बेतकल्लुफ़ होकर वो बहस करती थी, तो कज बहसी करती थी, उसी तरह से मिंटो का भी कुछ हद तक मिजाज उनसे मिलता था। इसीलिए दोनों
चंद ही मुलाकात में बल्कि 1 या 2 मुलाकात में ही बेतकल्लुफ़ हो चुके थे। और मिंटो की मौत के बाद लिखे गए इस खाके की तहरीर में देखिए सवाल क्या है आपका, मुसन्निफ़ा ने मिंटो का जो सरापा बयान किया है उसके बारे में लिखना है। तो मिंटो के इंतकाल के बाद या उसकी मौत के बाद उन्होंने खुल के बताया था, तहरीर में बताया था कि गायबाना ही सही मरते दम तक वैसे ही रहे। मिंटो जो है मरते दम तक वैसे ही रहे, क्योंकि मिंटो आखिरी दिनों में पाकिस्तान चले गए थे, वहाँ वो जाकर के बिल्कुल हमेशा के लिए मुक़ीम हो गए थे। मिंटो के सरापे के बयान में भी वही अंदाज़ नज़र आता है। इस बेतकल्लुफ़ी से परे इस पर रोशनी डाली जाए तो मालूम होता है कि मिंटो लंबे ख़त के दुबले पतले इंसान थे। हमने देखा था जब कुर्सी पर वो उकड़ू बैठते थे तो बिल्कुल मकोड़े की शक्ल के इंसान लगते थे, लेकिन जब कुर्सी से उतरकर जब खड़े होते थे तो लंबे तड़ंगे या तवील नज़र आते थे। नाजुक नाजुक हाथ पैर, सर पर बड़े और ज़्यादा बाल, पिचके जर्द गाल और बेतरतीब दांत, सियाह पुतलियों वाली बड़ी बड़ी आँखें थीं। जिस्म पर खद्दर का कुर्ता पाजामा और जवाहर कट सदरी थी। यह उनका पहनावा था। ये खाका जब लिखते हैं तो जो खाका निगार होता है वो हर चीज़ से इंसाफ करता है, हर बात को वजाहत के साथ पेश करता है। तो यहाँ पर भी मुसन्निफ़ा अस्मत चुग़ताई साहिबा ने भी मिंटो के खाके में तमाम बातों को वजाहत के साथ पेश किया है। अब देखिएगा अगला सवाल है, डॉक्टरों से मुताल्लिक़ मिंटो के ख़यालात क़लमबंद कीजिए। आपको याद होगा वो इक़्तिबास जब मिंटो ने कहा था कि डॉक्टर ने उनसे कहा कि वो टीबी के मरीज़ हो चुके हैं और बहुत जल्द मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो जी गए थे और डॉक्टरों के ख़्याल को उन्होंने पेशेंट गोई को गलत साबित किया था। उस हवाले से आपको बताना होगा। आप पहले क्या बताएंगे कि दौरान गुफ्तगू मिंटो कई बार खांसते रहे थे। जब वो अस्मत से मुलाकात कर रहे थे या अस्मत उनके यहाँ मुलाकात की गर्ज से आई थी, बातचीत के दौरान गुफ्तगू के दौरान कई मरतबा मिंटो ने खांसा था, जिस पर अस्मत चुग़ताई ने सवाल कर दिया कि इस खांसी का इलाज क्यों नहीं करते। उन्होंने अपनी बीमारी पर रोशनी डालते हुए कहा कि इलाज कई बरसों से हो रहा है। डॉक्टर ने टीबी का मर्ज़ बताया है और 3 साल पहले कह दिया था कि वो साल भर में मर जाएंगे, जबकि इसके बाद से ज़िंदा रहने का अमल बदस्तूर जारी था और 3रा साल था। इसी पस मंज़र पे उन्होंने तंज़न कहा था, तंज़िया अंदाज में मिंटो ने कहा था कि मैंने ना मर कर उनकी पेशन गोई को साबित ना होने दिया या सच्चा साबित ना होने दिया। मिंटो मरे नहीं थे, जबकि डॉक्टरों का यह ख्याल था कि साल भर के अंदर मिंटो मर जाएंगे। उनको बहुत ज़्यादा खांसी थी, उन्हें टीबी का मर्ज़ लाहक हो चुका था, लेकिन मिंटो की क़ुव्वत इरादी थी या उनकी मुदाफ़ियत थी कि वो मरे तो नहीं बल्कि 3 साल मज़ीद जीते चले गए और अभी भी वो ज़िंदा थे जब मिंटो से मुलाकात के लिए अस्मत आई थी। उन्होंने ये कहा कि मैंने डॉक्टरों के बयान को गलत साबित कर दिया। इतना कहकर रुके नहीं बल्कि उन डॉक्टरों की तशख़ीस खाम पर गहरी चोट करते हुए मेसमरिज़म और जादू करने वालों को इनसे ज़्यादा अक्लमंद करार दिया था। मेसमरिज़म यानी कि एक तरह का इलाज है, तो इस इलाज में लोगों के ख़यालात पर काबू पाया जाता है। जैसे हिप्नोटिज़म होता है, मतलब लोगों को काबू में कर लिया जाता है। उसी तरह का ये एक इल्म है मेसमरिज़म और जादू। ये दोनों को उन्होंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा अहम करार दिया था, अक्लमंद करार दिया था बनिस्बत डॉक्टरों की पेशन गोई के। ज़हन नशीन रहे कि बाद में तशख़ीस हुई कि मिंटो को टीबी का मर्ज़ लाहक नहीं था, बल्कि ज़ातुस सदूर यानी कि उनको क्या है, एक ज़ातुस सदूर का आरिज़ा था। ये दिप्तिक यानी टीबी की तरह की एक बीमारी है, ठीक है, ये भी एक बीमारी है, ये उनको लाहक हो चुकी थी, लेकिन असल में टीबी नहीं। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। मिंटो, अस्मत चुग़ताई और अशोक कुमार का वाक़या बयान कीजिए। हम देखते हैं फ़िल्मी दुनिया की तरफ बढ़ते हैं, बड़ा मज़ा आएगा आपको, आइएगा। फ़िल्मी दुनिया का एक दौर था जब फ़िल्मों में रोल करने वाले अदाकार और फिल्म साजी में हिस्सा लेने वाले दीगर अफराद किसी एक फ़िल्म कंपनी से वाबस्ता होते और इसके मुस्तकिल मुलाजिम की हैसियत से काम करते थे। हमने अक्सर देखा है जब कोई फ़िल्म रिलीज़ होती है तो
شروعات میں نمبرنگ آتی ہے، شروعات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ فلم کس نے لکھی ہے، اسکرپٹ کس کی ہے، بول کس کے ہے، کہانی کس نے لکھی ہے، اداکاری کون کر رہا ہے، آواز کس کی ہے، موسیقی کس کی ہے، تمام چیزوں کی معلومات، تمام تاریخ اس میں دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے زمانے میں ایک وقت ایسا گزرا ہے جب لوگ کیا کرتے تھے، فلم کمپنی سے وابستہ ہو جاتے تھے اور اپنی ادبی یا تخلیقی خدمات فلم کمپنی کو دیا کرتے تھے۔ منٹو بھی فلمستان سے وابستہ تھے، اس کے مستقل رکن تھے۔ ایک فلم کمپنی جس کے مالک ششیدھر مکھرجی تھے، ان سے ان کا تعلق تھا۔ وہ بہت حوصلہ مند بھی تھے، دیگر ادیبوں اور شاعروں کی طرح وہ بھی مدح سرائی کے طالب تھے۔ مدح سرائی کا مطلب ہوگا تعریف پسند تھے، خوشامد پسند تھے، یعنی ان کو یوں لگتا تھا کہ میں نے جو کچھ بھی فلمی دنیا کے لیے کام کیا ہے یا جو کچھ بھی میں نے لکھا ہے تو اس کے لیے لوگ میری زیادہ سے زیادہ پذیرائی کرے، زیادہ سے زیادہ میری تعریف ہو۔ ان کی ایک فلم تھی جس کا نام تھا 8 دن یعنی 8 days، لیکن یہ فلم کامیاب نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے مکھرجی صاحب اور اشوک کمار کے معاملے میں کچھ انبن ہو گئی تھی۔ اشوک کمار سے مصنف یہاں پر جو ہے فلم کے جو مصنف، فلم لکھنے والے جو تھے منٹو صاحب، ان کی گہری بنتی تھی، گہری دوستی تھی، لیکن چونکہ فلم ناکام ہوئی تھی، فلاپ ہو چکی تھی، اس لیے اشوک کمار اور مکھرجی کے درمیان کچھ باتیں ہو گئی اور وہ فلمستان چھوڑ کر اشوک کمار، جو کہ اس وقت مشہور اداکار اور کشور کمار کے بڑے بھائی تھے، ان کے ہمراہ بمبئی ٹاکیز سے منسلک ہو گئے۔ اشوک کمار ان کے پسندیدہ ہیرو بھی تھے، اداکار بھی تھے، حالانکہ مکھرجی صاحب اور اشوک کمار کے درمیان آپس میں سالے بہنوئی کا رشتہ تھا۔ تو آپ یہ باتیں سمجھ سکتے ہو، لکھ سکتے ہو، اپنے جواب میں بھی اس کی تفصیل بھی لکھ سکتے ہو۔ کسی فلم کی سٹوری مت لکھ دینا۔ اس فلم کمپنی کے سینئر جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس میں عصمت جو ہماری مصنفہ ہیں، انہوں نے ایک سال کے لیے کام بھی انہیں دلوایا تھا۔ اس سے منٹو بہت خوش تھے، دونوں مل کر فلموں کے لیے کہانی لکھیں گے، تہلکہ مچائیں گے، یعنی ان کا ایک منصوبہ تھا، کیونکہ وہ عصمت کو بہت قریب سے جانتے تھے اور عصمت کے کام کو پسند کرتے تھے۔ لیکن منٹو میں ایک بات تھی جسے عیب کہیں یا خوبی، اپنی کہانیوں پر ہر زاویے سے کچھ زیادہ ہی غور کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا تھا ایک پیرا میں، ایک اقتباس میں، کہ منٹو کیا کرتے تھے، اپنی کہانی کو پیش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے تھے، کانٹ چھانٹ کر کے، کبھی آغاز سے انجام میں، کبھی وسط سے آخر میں، اس طرح سے وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنی کہانی کو پیش کرنے کے لیے بزید رہتے تھے۔ چغتائی کا معاملہ یہی تھا کہ پہلے ان کی ایک فلم بنام ضدی مکمل ہوئی تھی، اور پھر دوسری محل بھی بن کر تیار ہونے کو ہے۔ منٹو اپنے پہلے ہی کام میں لگے ہوئے تھے۔ عصمت چغتائی کی فلم تکمیل سے وہ ایک احساس میں مبتلا ہوئے اور پھر پاکستان چلے گئے، جہاں ان کے بیوی بچے پہلے سے مقیم تھے۔ اصل میں ہوا کیا تھا کہ منٹو جو کام کر رہے تھے ان سے کئی زیادہ بہتر کام عصمت نے کیا تھا۔ عصمت چغتائی نے 2 فلمیں بنائی تھی، 2 فلموں کے لیے وہ کام کر رہی تھی۔ ایک کا نام تھا ضدی، جبکہ دوسرے فلم کا نام تھا یہاں پر محل۔ تو یہ 2 فلموں کو انہوں نے مکمل کر لیا تھا، لیکن عصمت کے اس کام کو حالانکہ وہ سراہتے تھے، پسند کرتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں انہیں احساس کمتری محسوس ہونے لگی تھی۔ تو یہاں اگلا سوال ہم دیکھیں گے، مصنفہ نے منٹو کی زندگی کے آخری ایام کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ آپ کو بتانا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم پیراگراف پڑھ کر اپنے طور پر جواب لکھ سکتے ہیں کہ تقسیم اور پھر آزادی ہند کے وقت ہندوستان کے حالات فرقہ وارانہ فسادات، لامتناہی سلسلے کی وجہ سے انتہائی ابتر ہو گئے تھے۔ تقسیم کے وقت بہت سارے لوگ کیا ہے، ہندوستان میں رہنے کو ترجیح دے رہے تھے، جبکہ فرقہ وارانہ نفرتوں سے عاجز آ کر کئی لوگ پاکستان جانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ان میں سعادت حسن منٹو بھی تھے۔ ایک تو انہیں مینوشی کی لت پڑ گئی تھی، ٹھیک ہے، اور دوسرے ان کا قلم ضرورت سے زیادہ بے باک تھا، یعنی وہ بے باکی اور نڈر بے خوفی کی وجہ سے اپنے ہی ہاتھوں پریشان ہو رہے تھے۔ ان حالت میں بھی شراب نوشی کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے حق میں احتجاج ہو، لیکن وہ بھول گئے تھے کہ وہ پاکستان تھا، ہندوستان نہیں تھا۔ ہندوستان میں ہر بات کو لے کر احتجاج کیا جاتا ہے، پاکستان میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایسا ان کا ماننا تھا۔ تو وہ چاہتے تھے، وہ اصل میں کیا ہے، شراب نوشی کے عادی بن چکے تھے، جس کی وجہ سے بے باک انداز میں کچھ بھی لکھ دیا کرتے تھے، لیکن ان کی یہ باتیں وہاں پسند نہیں کی جاتی تھی۔ اسی لیے پاکستان میں ان کے خلاف فضا تیار ہو گئی، ان پر مقدمہ چلا اور جیل بھی ہوئی۔
इस तरह से वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हो गए। इस लत ने उनकी दिमागी हालत को ख़राब कर दिया और हालत यहाँ तक पहुँची कि बीवी और दोस्तों ने पागल खाने पहुँचा दिया। उनका इलाज होता रहा। असमत चुगताई रकम तराज हैं, वो लिखती हैं, वो बताती हैं कि मिनटों के खत से उनके बिल्कुल ठीक होने की खबर हुई, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वो दोबारा पागल खाने पहुँचा दिए गए थे। यानी उनकी दिमागी जो कैफियत थी वो मुतज़लज़ल होती रही थी, कभी वो ठीक हो जाते तो कभी पागलपन का दौरा उन पर लाहक हो जाता था। इस तरह उनके हालात इंतहा से ज़्यादा अबतर होते चले गए थे और इसकी बुनियादी वजह थी उनकी शराब नोशी और अपने पराये से उन्होंने कई दफ़ा पैसे मांग रखे थे। कई लोगों के वो मखरूज हो चुके थे। अखबार वाले उन्हें सामने बिठाकर मजबून लिखवाते, क्योंकि उन्हें पेशगी दिया जाता तो वो सब क्या करते थे, खा पी करके ख़त्म कर देते थे और उसके बाद वो कंगाल ही रहते थे। इन्हीं हालात में मिंटो बीवी और 3 बेटियों को छोड़कर दुनिया मिंटो क्या किए, इन्हीं हालात में यानी कि क़र्ज़े की हालत में, शराब की लत उनको जो लगी हुई थी, ऐसे ही कसम पुरसी के हालात में उन्होंने अपनी बीवी और 3 बेटियों को बेसहारा छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये हम आखिरी अय्याम के बारे में बता सकते हैं। अब हम अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर क्या करना है, आपको जुमलों की इस्तेहसानी वजाहत करना है, इसके हुस्न को बयान करना है जुमलों के। शायद रऊनत और गुस्ताखी के साथ साथ उनमें बेसाख्ता शगुफ्तगी मुझे मोर के परों की याद दिलाती थी। अभी ये आपको बताना है कि किस तरह से ये मतन बताई गई है, इसमें बताने का मकसद क्या है। तो आइए हम देखेंगे इसको। हाँ, मिंटो तहरीर व तकरीर दोनों में बड़े बेबाक थे। हाँ, और उनके अल्फाज तेज़ी और लहजे की शिद्दत से कभी रौनत व गुस्ताखी और अनानियत व हठधर्मी जैसे मुजाहरे सामने आते थे, लेकिन असमत चुगताई के मुताबिक इन खराबियों में एक किस्म की बेसाख्ता शगुफ्तगी व ताजगी होती थी। हालांकि बहुत ज़्यादा बेबाक थे, जो मुँह में आता वो बोल दिया करते थे और जो मुखातिब पर बार नहीं गुजरती थी। बोल तो देते थे लेकिन इस अंदाज में कि सुनने वाले या समझने वाले को गिरा नहीं गुजरती थी, बल्कि वो मुस्बत तौर पर मुतासिर भी होती थी। मिंटो के लहजे की इस शगुफ्तगी से खाका निगार को मोर के परों की जमालियाती तरतीब से ज़ाहिर होने वाली ज़हनी व नफ्सियाती हस का एहसास होता है। अब देखिए, एक बात इसमें क्या बताई गई है कि मिंटो जो है बेबाक अंदाज में, बेधड़क अंदाज में कुछ भी जो बोल दिया करते थे बेबाकी और बेखौफी के साथ, तो बोलने के बाद जो सुनने वाला होता था, जो समझने वाला होता था, उस पर लेकिन उनकी ये बात गिरा नहीं गुजरती थी, बल्कि वहाँ पर एक शगुफ्तगी पाई जाती थी और मुस्बत अंदाज से उसका असर भी होता था। तो ये जो अंदाज़ बयान था उनका, ये जो अंदाज़ तकल्लुम था उनका, उन बातों को देखकर मुसन्निफ़ा को मोर के परों की याद आती है, जो कि मोर के पर क्या है, जमालियाती तौर पे तरतीबवार होते हैं, हसीन होते हैं, खूबसूरत होते हैं, नक्श निगार होते हैं और अपने अंदर एक जश्ननुमा दायरा रखते हैं, खूबसूरत मालूम पड़ते हैं। तो इन्हें मोर के परों की बिल्कुल याद आ जाती थी कि ये, हालांकि मोर के पर आँख तो नहीं है लेकिन आँख की शक्ल ज़रूर है और ख़ूबसूरती के साथ है, इसलिए वो मोर के परों से तशबीह देती है या इस्तियारतन उन्होंने इस्तेमाल किया। अगला है, उसका क़र्ज़ा भी क्या था, यही ना कि उसने मुझे बहन कहा था। देखिए, अगला जो है वो बताना है, क्योंकि हमने देखा था जब मुलाकात के लिए अस्मा साहिबा गई थी तो मिंटो ने उसे अपनी बहन कहा था। ये बात उन्हें बड़ी गिरा गुजरी थी, बहुत नागवार मालूम हुई थी। मिंटो पाकिस्तान चले गए और फिर अस्मा चुगताई और उनके दरमियान गुफ्तगू बज़रिए ख़त हुआ करती थी। इस खाके में उन्होंने मिंटो के लिखे कई खुतूत का भी जिक्र किया और उस तवज्जो से ये भी बताया कि मिंटो पाकिस्तान से वापस हिंदुस्तान भी आना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने असमत से कहा भी था कि वो कोशिश करे और ख़ास मुखर्जी से कहकर कोशिश करे, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान में उन्हें वो पजीराई नहीं मिली जिसके वो मुस्तहक़ थे, जिसके वो हक़दार थे, और हिंदुस्तान में उनका ख़मीर था, उनका यहीं पर दिल लगता था या यहीं पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारा था। भले इख्तिलाफ़ात थे लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान से उन्हें उनसियत थी, मोहब्बत थी। इसीलिए मिंटो की हरकतों से वहाँ के लोग तो बहुत ज़्यादा बेजार हो चुके थे, परेशान हो चुके थे, उकता चुके थे। यही वजह थी कि उनके पागलपन का दौरा उन पर
طاری ہو رہا تھا، اس کی وجہ تھی ان کے پاس پیسوں کی قلت، اور ساتھ ساتھ بہت زیادہ قلبی طور پر پریشان تھے، ذہنی طور پر پریشان ہونے کی وجہ سے شراب جیسی برائی کی طرف وہ ملوث ہو گئے تھے، شراب کی لت میں وہ پڑ چکے تھے، جس کی وجہ سے ذہنی و قلبی سکون سے وہ بیزار ہو چکے تھے، اکتا چکے تھے، اور ان کی کچھ حرکتیں ایسی تھی کہ گھر کے لوگ خصوصاً بیوی بچے اور پھر ان کے جو دوست احباب تھے وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، جس کی وجہ سے انہیں کئی بار جیل بھی بھیجا گیا، بلکہ کئی بار پاگل خانے بھی بھیجا گیا، اور پھر وقتاً وقتاً وہ ٹھیک ہو کر واپس بھی آئے۔ یہ تمام باتوں کی اطلاع عصمت آپا کو یا عصمت چغتائی کو خطوط کے ذریعے ملتی رہی۔ بہرحال منٹو عصمت کے دل و دماغ پر ایک بوجھ لاد کر دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ وہ کیا بوجھ تھا کہ ان کے منہ سے نکل گیا، اب تو مرنے کے بعد مضمون لکھوں گی۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا، مطلب بہت زیادہ پریشان ہو کے، منٹو کے حالات سے پریشان ہو کے عصمت نے یوں ہی کہہ دیا تھا ایک مرتبہ کہ اب تو میں منٹو کے مرنے کے بعد ہی مضمون لکھوں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اتفاق سے منٹو مرنے کے بعد ان پر انہوں نے خاکہ لکھا تھا، تو یہ بات ان کے دل و دماغ پر بوجھ سی بن گئی تھی۔ یہ بوجھ خاکہ نگار کے لیے کسک ہو کر رہ گیا، ایک مطلب ایسی تڑپ، ایسی تکلیف جو نظر تو نہیں آتی لیکن برابر مسلسل ہوتی رہتی ہے، اور ہر وقت انہیں یہ کسک جھنجھوڑتی رہتی تھی، ہر وقت انہیں یہ احساس ہوتے رہتا کہ میں نے کیا غلطی کر دی ہے، جیسے مجھ پر کوئی قرض ہے اور وہ انسان کو پریشان کیے جا رہا ہے۔ منٹو کا انہیں قرض تھا، وہ تھا کہ منٹو نے انہیں بہن کہا تھا، عصمت کے لیے ایک بڑا قرض تھا، یعنی بہن کہنے کے بعد بہن اپنے بھائی کے حق میں ہر ممکن کوشش کرتی ہے اس کو بچانے کے لیے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، لیکن عصمت اپنے بھائی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکی تھی، جبکہ عصمت سے خط کے ذریعے بارہا منٹو نے کہا تھا کہ وہ پاکستان سے ہندوستان واپس آنا چاہتا ہے اور مکھرجی کے ذریعے ان کی مدد کی جائے، انہیں واپس بلایا جائے، لیکن عصمت اس وقت ان سے اکتا چکی تھی، اس وقت ان سے بہت زیادہ پریشان تھی، اس لیے انہوں نے سوچا اب تو میں اسے نہ بات کروں گی اور نہ ہی اس کی خیر و عافیت معلوم کروں گی، بلکہ میں تو اس کے مرنے کے بعد ہی کچھ لکھوں گی۔ اس طرح سے مطلب انہوں نے ذہن بنایا تھا۔ اب جب منٹو مر گئے، منٹو کا انتقال ہو گیا، تب انہیں احساس ہوا کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، انہوں نے تو مجھے بہن کہا تھا، مجھے بہن بنایا تھا، لیکن میں نے بہن کا حق ادا نہیں کیا۔ تو یہاں پر دیکھیے گا، یہاں یہ سرگرمی مکمل ہوئی، اس کے بعد ایک ہے قواعدی سرگرمی آپ کو مکمل کرنا ہے، سبق سے محاورے تلاش کر کے ان کے معنی لکھنا ہے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال بھی کرنا ہے۔ اس طرح آپ کا یہاں پر سرگرمی کے اعتبار سے یہ حصہ مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ آپ ان تمام سوالات کو یا سرگرمیوں کو اپنی مشقی بیاض میں لکھیے، تحریر کیجیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی سرگرمی کے ساتھ اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔